हेलो एवरीवन, वेलकम टू एज डिफेंस। तो आज हमारा ज्योग्राफी का लेक्चर 3। और बेसिकली अभी हम 2 दिन से जो हम पढ़ रहे थे और आप लोगों को भी पता है कि हमने लेक्चर फर्स्ट में और लेक्चर सेकंड में हमने कुछ चीज़ें देखी थी। जैसे कि हमने लेक्चर फर्स्ट में देखा था कि कैसे ओरिजिन हुआ यूनिवर्स का, ठीक है। एंड लेक्चर सेकंड में हमने टाइम जोन पढ़ा था, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ा था, और हमने ये भी देखा था कि कैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कोर, मेंटल और ये सब का कैसे वर्क करता है। तो मेरी बात आप ध्यान समझिए कि जो मेरा बेसिक पर्पस था लेक्चर 1 और लेक्चर 2 से, वो पर्पस सिंपली यही था कि लेक्चर 1 से आप ये समझें कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, मतलब कि क्या थ्योरीज थी, क्या हाइपोथेसिस थी जिसके कारण हम ये समझ सके कि अरे ये यूनिवर्स कैसे आया, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है। हालांकि उससे क्वेश्चंस इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलते, बट आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं चाहती थी कि आपको बिल्कुल समझ आए कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। एंड सेकेंड लेक्चर्स में हमने कैरी किया कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ क्या है। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब हम पढ़ते हैं, जब हम देखते हैं कि अर्थ के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, जिसमें हम क्रस्ट, मेंटल, कोर ये सब हम देखते हैं, तो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि लाइक टेम्परेचर क्या है, क्या प्रेशर है। इसी कारण हम अपनी अर्थ को जानते हैं। जैसा कि आपको पता है ये हमारी अर्थ है, और ये हम उसके अर्थ के अंदर हम इस पॉइंट पे हम देखना चाहते हैं कि क्या है, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे वॉल्केनो होता है, कैसे अर्थक्वेक आता है। और ये अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वाले क्वेश्चंस जो हैं, ये टॉपिक्स जो हैं इवन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो जो है बेसिकली आज हम देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं। तो फिज़िकल ज्योग्राफी इज़ ऑल अबाउट कि फिज़िकल ज्योग्राफी क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं बताऊं आपको तो लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, कहीं ना कहीं ये जो तीनों मिलके हमारी फिजिकल ज्योग्राफी को बना रही है। लिथोस्फीयर मतलब कि लिथ मतलब कि समझ रहे हो ना, रॉक। तो कहीं ना कहीं रॉक, और फिर हम उसमें स्टडी करते हैं सॉइल की। एटमॉस्फेयर में हम विंड्स, रेनफॉल ये सब चीज़ें देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर में हम ओशियन रिलेटेड की ओशन की स्टडी करते हैं और वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब जो मिलके बना रहा है ये हमारा इट्स ऑल अबाउट फिजिकल ज्योग्राफी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। एंड जो हमने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में किया, अगर आप बच्चे सीधे लेक्चर थर्ड में आ गए हो, कोई बात नहीं, अभी आप ले लो, लेकिन डोंट फॉरगेट टू वॉच लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना भी मत भूलना, एज डिफेंस, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल भी हमारा है जो आप ज्वाइन कर सकते हो टू गेट अपडेट्स, टू गेट PDF, टू गेट मोर एंड मोर नॉलेज, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे कि आपको पता है लाइफ भी कैसे बनती है, लैंड, एयर, वाटर से। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ें देखोगे कि कहीं ना कहीं एक साइकिल है जो घूम फिर के आ जाती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं हम देखेंगे। अब आप देखेंगे कि मेजरली क्या है कि हमने जो प्रीवियस क्लास में देखा था, मैं एक फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। जो मैंने प्रीवियस क्लास में देखा था वो हमने ये देखा था, क्रस्ट था, अपर मेंटल, लो मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है। ये हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ देख रहे थे। और इंटीरियर ऑफ द अर्थ जब हम देखते हैं तो हम क्या है कि इसमें हम देखेंगे लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में जब आप देखोगे तो आप ये देखोगे कि लिथ जो शब्द है उसका मतलब होता है रॉक, ठीक है। एंड स्फेयर मतलब कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो एक बाउंड्री सी बनी होती है। फॉर एग्जांपल अर्थ है, और अर्थ के ऊपर अगर मैं बोलूँ कि वाटर है चारों तरफ, तो वो वाटर का स्फेयर हो गया, या एयर है तो इस एयर का स्फेयर हो गया। तो इस तरीके से हमने एक टर्म दिया लिथोस्फेयर, ठीक है। जैसे कि लिथ मतलब कि आप जैसे कि बाकी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे कि बैथोलिथ, लेपोलिथ, ठीक है, फैकोलिथ, ये जो है ये बता रहे हैं ये लिथ है, मतलब कि एक तरीके की चट्टाने हैं, रॉक है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। और जैसे ही आप, ये आपका जो क्रस्ट है, ये वाला जो हिस्सा आपका क्रस्ट का है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे आप रहते हो, ठीक है। और जैसे ही आपने यहाँ पे पैर रखा और आपको पता चला अरे ये तो मैं पृथ्वी पे खड़ा हूँ, ये तो मैंने, समझ रहे हो, चट्टान है ये तो कहीं ना कहीं जब आप इसका पूरा इंटीरियर पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो भी सब मूवमेंट्स हो रहे हैं कहीं ना कहीं अंदर से ही मूवमेंट्स हो रहे हैं। और जैसे वॉल्केनो जो मूवमेंट हो रहा है ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि जो अंदर टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि लावा मैग्मा था, मैग्मा रिलीज़ हुआ और उसके कारण जो बाहर सरफेस पे आया उसको हमने लावा कहा। ये सब हम टर्म्स आगे समझेंगे, मैं आपको एक गो थ्रू दे रही हूँ, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। उसके बाद हम देखते हैं वही जो मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे क्या हमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की नॉलेज होती है, कि ऐसी ही होती है कि जब आपका मैग्मा अंदर, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, तो मैग्मा क्या हुआ, रिलीज़ हुआ, ऊपर आया, लावा के फॉर्म में आया, फिर वो जो लावा कूल डाउन हुआ उससे हमारी रॉक बनी, ठीक है। और इस पूरे जो प्रोसेस थी ये एक बता रही है कि देखो जो अर्थ है, अर्थ के इंटीरियर में ये प्रोसेस हो रही है, जिसको हमने एक टर्म दे दिया, ये वॉल्केनिक इरप्शन है। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। तो आप ये जो पिक्चर देखेंगे इसमें आपको देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। जो अंदर था, जो, अगर मैं बात करूँ वॉल्केनिक इरप्शन का, फॉर एग्जांपल
ठीक है, ये वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, तो यहाँ से जो अंदर जो पूरा जो था ये इसको हम मैग्मा कह रहे थे, ठीक है, ठीक है। और जब ये बाहर आ गया, ठीक है, सरफेस पे आ गया, ठीक है, तो इसको हमने क्या बोला, लावा बोला, ठीक है। और जब लावा कूल डाउन हुआ, लावा आफ्टर सम टाइम ये कूल डाउन हुआ, तो इसने क्या फॉर्मेशन की, रॉकी फॉर्मेशन की। जैसे कि ये जो बाहर दिख रहा है ये कुछ सालों बाद, मतलब जो भी इसका टाइम पीरियड, बहुत जो टाइम पीरियड लगने के बाद जब ये कूल डाउन होगा तो इसको हम बोल दें, यहाँ पे ये रॉक का फॉर्मेशन होने लगेगा। समझ गए आप मेरी बात को। अब हम धीरे धीरे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल सबके निकलेंगे। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो हम ऐसे करके सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट लेवल को, हम देखेंगे। जब मैं फर्स्ट लेवल की बात करती हूँ तो मैं आपको, आप ये देखिए, तो इसमें आप ये देखेंगे कि जब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेवल की, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो क्रस्ट है, ठीक है, तो क्रस्ट जब हम बनाते हैं इसको, आपने डायग्राम काफ़ी सारे देखे होंगे, एनसीईआरटी आप खोल लो 11th की, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है। बट आपने देखा होगा कि यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट होता है एंड देन उसके बाद आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ ओशियनिक क्रस्ट भी होती है, ठीक है। वही इस डायग्राम के थ्रू मैंने आपको समझाया है कि ये आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एंड उसके बाद ये आपका ओशियनिक क्रस्ट है। समझ गए आप मेरी बात को। दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड दिस इज ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इसका जो ये जो जहाँ तक है जो क्रस्ट है वो 34 किलोमीटर तक है। उसके बाद आप मेंटल को देखोगे तो वो 2900 किलोमीटर तक है एंड कोर को आप देखोगे तो 6371 एंड अप्रॉक्स आप 6400 किलोमीटर तक भी उसको आप देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूँ कि क्रस्ट जो क्रस्ट था जिसका फॉर्मेशन आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में देखेंगे एंड देन उसके बाद आप ओशियनिक क्रस्ट भी देखेंगे, तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं, ऑफकोर्स ही बात है भाई, सिंपल सी बात है, आपका ये जो आप मान लो ये आपका है, ठीक है, ये आपका रॉक है एंड इस पे आप बड़े पेड़ के पास खड़े हुए हो, ये आप खड़े हुए हो और सोच रहे हो यार ये जो रॉक है जिस पे मैं खड़ा हुआ हूँ यार, इसकी मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। लाइक ऑफकोर्स ही बात है, रॉक मेड अप ऑफ मिनरल्स, ठीक है, मेनी टाइप ऑफ मिनरल्स। तो आप ये रॉक पे खड़े हो और ये आप सोच रहे हो क्वेश्चन मार्क, अरे भाई ये यार मिनरल्स क्या होंगे। तो वही यही कहीं डिटेल में बताया जा रहा है कि देखो भाई कि आपका जो पहला जो लेयर है जिसको हम क्रस्ट कह रहे हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं बच्चा, क्रस्ट कह रहे हैं, जो कि 34 किलोमीटर 34 किलोमीटर तक कभी कभी फैक्चुअल आ जाते हैं और उसको आपको मैच द फॉलोइंग करने में आ जाता है और सब गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए हमें ये भी बेसिक पॉइंट्स को याद रखना है बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप ये देखिएगा कि जो क्रस्ट है, तो आपका ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियनिक क्रस्ट है, तो आप इसमें ये देखेंगे कि ये जो है सियाल से बना हुआ है। लेकिन आप इसकी गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये जो पोर्शन है ये तो सियाल से बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम, लेकिन ओशियनिक क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सीमा, सिलिका एंड मैग्नीशियम, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। कल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर सेकंड में आपको मैंने बिल्कुल इसकी थ्योरी समझाई थी, ठीक है, तो आप उसकी पीडीएफ को गो थ्रू कर सकते हैं। आज मैं इसकी डिटेल स्टडी और आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दे रही हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल इसका कहते हैं ना कि अगर कोई पूछ ले कि कौन सी लेयर कहाँ तक थी, फिर उस लेयर को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, तो आप फटाफट उसका जवाब दे पाएँ। आपको आना चाहिए और आपके क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने चाहिए। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। फिर हम आते हैं मेंटल पे। तो मेंटल जो है वो भी सीमा से है, ठीक है, ठीक है, सीमा से मेडअप है और कोर है नीफ से, ठीक है। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना कि अब आप ये समझिए कि जब हम इसकी बात करते हैं क्रस्ट की, तो क्रस्ट में सबसे पहले जो लेयर होती है, अगर उसमें पूछ ले कि सबसे ज़्यादा मिनरल्स किसके हैं, लेकिन मैं बात कर रही हूँ सिर्फ क्रस्ट की, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे मिनरल्स की क्वांटिटी पूछ ली जाए, ठीक है, तो क्रस्ट पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन 46%, फिर सिलिकॉन 27.7% एंड फिर आयरन 5%, ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट बिल्कुल याद रखने हैं कि अगर मैं पूछूं कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, तो ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27.7% एंड आयरन 5%, ठीक है। इसकी किसकी बात कर रही हूँ मैं, इस क्रस्ट की बात कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को। फिर अगर मैं ओवरऑल अर्थ में पूछूं, ठीक है, क्राइटेरिया पूछूं, तो आप सबसे पहले आयरन पे जाएंगे 35%, फिर आप ऑक्सीजन पे जाएंगे 30%, फिर आप सिलिकॉन पे जाएंगे 15%, मैग्नीशियम 13% और निकल 2%, ठीक है, जैसे कि आपने ये देखा होगा नीफ, ठीक है। ये सबसे लास्ट में है, तो आपको ऐसे रटने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार पहले आयरन क्यों, पहले ऑक्सीजन क्यों। भाई सिंपल सी बात है, क्रस्ट है, आप ये समझिए ना, ये आप समझिए ये क्रस्ट है, आप सबसे पहली लेयर पर रह रहे हैं, तो आपको क्या है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिलिकॉन देखने को मिलेगा क्योंकि क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सियाल, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना मेरी बात को। उसके बाद आयरन 5% देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं ओवरऑल अर्थ के कंपोजिशन की बात करती हूँ कि उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आयरन है, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, मैग्नीशियम और निकल है, ठीक है, समझ गए। अब हम सेकेंड लेवल पर चलते हैं और उसमें हम ये समझेंगे कि कैसे क्या शुरुआत हुई।
तो क्या हुआ कि जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट में जब हम देखते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि आपको देखने को मिलेगा वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है आपको? इस लेवल पे वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये इरप्शन क्यों होता है? इसके कई सारे कारण हैं जो मैं आपको समझाने वाली हूँ कि क्या ऐसा होता है कि एकदम से जो मैग्मा है एकदम से गर्म हो जाता है, ठीक है। समझ रहे हो कि अर्थ का इंटीरियर में ऐसा क्या हो रहा है कि मैग्मा, मतलब कि क्यों मैग्मा गर्म हो रहा है, क्यों लावा का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, क्यों हो रही है, और हम क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि हमें नेचर जानना है, ठीक है। हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि हमें नेचर जानना है कि जिस पृथ्वी पर मैं रह रही हूँ मुझे इतना पता होना चाहिए कि इसका नेचर क्या है, इसका टेम्परेचर अंदर का क्या है, इसका प्रेशर क्या है। क्योंकि अगर मैं आज इस चीज़ को नहीं समझूंगी तो आगे आने वाली चीज़ें, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये टॉपिक्स मेरे सर के ऊपर से जाएंगे। इट्स बेसिक बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ इंटीरियर में जाके देखती हूँ तो मैं ये देखती हूँ यार अंदर की तरफ जो है टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है। टेम्परेचर जो है अर्थ का बहुत हाई है। अब भाई टेम्परेचर जो है अर्थ का क्यों हाई है? क्योंकि इसमें है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। समझ रहे हो? टेम्परेचर हाई है बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और ऐसा कहते हैं कि हर 32 मीटर पे आप जाओगे तो आपको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने को मिलेगा। ट्रेवल 32 मीटर एंड आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने को मिलेगा आपको अर्थ के, पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो अब क्या है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं? अब आप खड़े हैं इस ऊपर की तरफ, ठीक है, आप लेयर पे खड़े हुए हैं एंड आप ये देख रहे हैं कि जो अर्थ है उसके अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे मैग्मा हीटअप हो रहा है और बाहर एक्सप्लोजन हो रहा है लावा का। और ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। क्योंकि इनसाइड द अर्थ आपको क्या देखने को मिलेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। समझ गए आप मेरी बात को? ठीक है, आपको बात समझ आ रही है इतना? ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको इतना समझना है कि टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है। क्यों राइज हो रहा है? मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आप देखेंगे, ये आपका क्रस्ट है, ये आपका मेंटल है और ये आपका कोर है। तो आपको पता होना चाहिए जो क्रस्ट, जो आपकी लेयर है जिस पे आप रहते हैं, वो सॉलिड है। अगर खड़े हो तुम पैर बजा दो अपना तो धरती ऐसे बोलेगी फट, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि तुमने पैर रखा और तुम डूब गए कि अरे ये तो लिक्विड था। ऐसा तो नहीं था कि तुम खड़े हो यहाँ पे, ये तुम खड़े हो, ठीक है, और तुमने पैर रखा और तुम डूब गए, पूरे पृथ्वी के कोर में आ गए। ऐसा तो नहीं हुआ। तो उससे हमें पता चल गया कि ये सॉलिड है, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे कौन सा पोर्शन सॉलिड है, कौन सा पोर्शन सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक डिटेल दे रही हूँ कि अगर आप 100 किलोमीटर तक अंदर तक जाएंगे तो आपको जो देखने को मिलेगा वो क्या स्टेटस देखने को मिलेगा? सॉलिड स्टेटस देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इतना बढ़ रहा है, उसके बाद अगर आप 100 किलोमीटर के बाद आएंगे तो आप ये देखेंगे कि टेम्परेचर में बहुत एकदम से राइज हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसके कारण जो आपको स्टेट देखने को मिलेगी वो समटाइम्स नहीं, मतलब लगभग आपको लिक्विड देखने को मिलेगी, जिसको हम लिक्विड भी कह सकते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फेज देखने को मिलेगा वो हमें सेमी सॉलिड देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसका रीज़न भी सिर्फ और सिर्फ यही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि वहाँ से शुरुआत हो रही है आपके मैग्मा, लावा, इस वॉल्केनिक इरप्शन की शुरुआत हो रही है। समझ गए ना? तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि अगर जिस पृथ्वी पर, जिस लेयर पर आप रहते हो, जिसको आप क्रस्ट कहते हो, उसका वो मतलब सॉलिड है, सेमी सॉलिड है, लिक्विड है, तो आप क्या बोलोगे? वो सॉलिड है। और रीज़न दे दो, भाई तुम खड़े हो, पैर मार के देख लो, लिक्विड तो है ही नहीं है। समझ रहे हो ना? और जो एलिमेंट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, वो भी बता रहे हैं कि ये सॉलिड है। लेकिन आप 100 किलोमीटर तक वहाँ पे खड़े होने के बाद आप नीचे की तरफ जाओगे और आप देखोगे जैसे ही आपने 100 किलोमीटर, लगभग कुछ किताबों में 200 किलोमीटर भी मेंशन है, उसके बाद आप अंदर की तरफ जाओगे तो आप ये देखोगे कि आपको लिक्विड स्टेटस देखने को मिलता है। समझ गए आप मेरी बात को? समझ गए? आपको इतनी बात ध्यान समझ आई? अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो क्रस्ट है जो कि सॉलिड है, जो कि हम 100 किलोमीटर तक हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको हम कह रहे हैं कि ये लिथोस्फीयर है। समझ गए आप मेरी बात को? लेकिन जो उसके नीचे का जो पोर्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं, इसका क्या सीन है और इसमें क्या स्टेटस है? तो इसका जो स्टेटस है वो है लिक्विड स्टेटस, ठीक है। इसका जो स्टेटस है वो है लिक्विड स्टेटस, और इसको हम कह रहे हैं कि इसको हम सेमी सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है, सेमी सॉलिड भी कहते हैं। और ये लिक्विड क्यों है? क्योंकि भाई क्या था इसमें, ये सीन था कि इसमें जो मैंने बताया रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वगैरह थे, मॉलिक्यूल्स, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम हाई था। और फिर टेम्परेचर भी काफ़ी ज़्यादा था, ज़्यादा था काफ़ी, जिसके कारण इसकी जो स्टेटस था वो लिक्विड हो गया।
समझ गए? तो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा, तो ये जो स्टेट थी ये लिक्विड स्टेट हो गई। इसलिए हम इसको कहते हैं सेमी सॉलिड भी कह सकते हो और इसको लिक्विड स्टेट भी कह सकते हो। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लिथोस्फीयर जो है और एटमॉस्फेयर जो है, ठीक है, तो अगर मान लो लिथोस्फीयर का आ गया कि ये सेमी सॉलिड है और एटमॉस्फेयर का आ गया कि ये सॉलिड है, तो बताओ ये सही है स्टेटमेंट? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का जो स्टेटस है वो सेमी सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी स्टेटमेंट में आपको घुमा देंगे और फिर आप बोलोगे कि यार ये कहाँ था, कैसे देखा था, पढ़ा था, कुछ तो समझ आ ही नहीं रहा, पूरा दिमाग के ऊपर से हो गया। और लिथोस्फीयर का स्टेटस क्या है? ये सॉलिड है, क्योंकि आपको पता ना चाहिए, क्योंकि ये क्रस्ट वाला पोर्शन है और 100 किलोमीटर तक आपको लिथोस्फीयर का एक फेज देखने को, मतलब लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा, जो कि 100 किलोमीटर तक आपको सॉलिड पोजिशन देखने को मिलेगी। लेकिन आप उसके जैसे ही नीचे आएंगे तो ड्यू टू हाई प्रेशर, क्योंकि क्रस्ट है, क्रस्ट कितनी हैवी लेयर है, उसका एक प्रेशर लगता है, तो मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, उनमें कंप्रेशन हो रहा है। समझ रहे हो? जैसे ये है, ये क्रस्ट है और ये आपका एटमॉस्फेयर वाला जो एरिया है, जिसको हम मेंटल वाला भी पोर्शन कह सकते हैं। फिलहाल आप मेंटल समझिएगा, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल मैं फर्दर समझाऊंगी। तो जैसे ही कंप्रेशन लगा, जैसे ही क्रस्ट का जो ये प्रेशर लग रहा है, ये जो क्रस्ट का प्रेशर लग रहा है, उसके कारण भी आप देखेंगे कि ये स्टेटस आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप अब मेरी बात समझिए। अब हम आते हैं लिथोस्फीयर, जो कि मैंने आपको बोला कहाँ तक था, 100 किलोमीटर तक था। ठीक है, वैसे अगर मैं क्रस्ट का सिर्फ क्रस्ट देखूँ तो क्रस्ट कितने तक है? क्रस्ट सिर्फ कितने तक है? 34 किलोमीटर तक है। ठीक है, क्रस्ट कितने तक है? 34। लेकिन मैं लिथोस्फीयर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सिर्फ लिथोस्फीयर की बात करूँ तो ये कितने तक है? 100 किलोमीटर तक। मतलब कि ये मान लो कुछ यहाँ तक आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ तक आपको क्या देखने को मिलता है? 100 किलोमीटर तक आपको लिथोस्फीयर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर मैं पूछूँ कि लिथोस्फीयर अगर मैं ये बोलूँ कि लिथोस्फीयर का जो आप बोलोगे कि लिथोस्फीयर में अगर आपको आ गया स्टेटमेंट में, तो आपको पता होना चाहिए कि लिथोस्फीयर में जो है क्रस्ट प्लस कुछ अपर मेंटल का कुछ हिस्सा, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, जिसको हम लिथोस्फीयर कह रहे हैं। और कोई इसका स्टेटस पूछ ले कि अच्छा लिथोस्फीयर का जो स्टेटस है वो क्या है, तो बस साफ साफ बोल देंगे सॉलिड है। तो स्टेटमेंट आते से आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है कि यार, अगर मतलब वही चीज़ है ना कि स्टेटमेंट में लिख देते तो हम घबरा जाते हैं। आपने पढ़ा तो बिल्कुल अच्छे से ही है कि वही पूछ लिया कि लिथोस्फीयर में जो है स्टेटस क्या है, लिथोस्फीयर स्टेटस सेमी सॉलिड है, लिथोस्फीयर का स्टेटस लिक्विड है, या लिथोस्फीयर का स्टेटस सॉलिड है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लैरिटी रखनी है कि लिथोस्फीयर का जो स्टेटस है वो सॉलिड है। अच्छा, लिथोस्फीयर जो है लोअर मेंटल से बना है, लिथोस्फीयर में जो है कोर है, नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है लिथोस्फीयर में जो है क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, सम पार्ट है अपर मेंटल का। ठीक है, कुछ हिस्सा है अपर मेंटल का, क्योंकि 34 किलोमीटर तक तो सिर्फ क्रस्ट ही क्रस्ट है। अगर मैं अपने अंत के इंटीरियर को देखूँ तो 34 तक तो सिर्फ क्रस्ट ही क्रस्ट है, और लिथोस्फीयर थोड़ा 100 तक जाता है, लिथोस्फीयर थोड़ा 100 तक जाता है। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की। तो अगर मैं एटमॉस्फेयर को देखूंगी तो ये हमें देखने को मिलता है 100 से कुछ 700 किलोमीटर तक। अच्छा भाई, 100 से 700 तक देखने को मिल रहा है, तो जैसा कि मैंने देखा था कि लिथोस्फीयर जो है कहीं 100 तक ही एंड हो रहा था, लिथोस्फीयर जो है कहीं 100 तक ही एंड हो रहा था। तो 100 से 700 मतलब कि यहाँ तक अगर मैं कहीं देखूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा है, अगर मेंटल पूरा मैं पोर्शन देखूंगी, अगर आप लोग पूरा मेंटल देखेंगे तो आप देखेंगे 2900 किलोमीटर तक है। लेकिन एटमॉस्फेयर की वो बात कर रहा है कि ये 100 से कुछ 700 तक है। एटमॉस्फेयर कितना है? 100 से कुछ 700 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का जो आपको देखने को मिलेगा कुछ यहाँ से शुरू होगा, 100 से शुरू होगा एंड कुछ यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो हिस्सा आएगा वो क्या आएगा आपका? आप ये देखेंगे कि 100 से 700 किलोमीटर तक है, और ये जो इसका जो पोर्शन है वो अपर मेंटल तक है। ठीक है, और इसका जो स्टेटस है तो सेमी सॉलिड है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एटमॉस्फेयर का जो स्टेटस है वो सेमी सॉलिड है, 100 से 700 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, और आपको जो इसका हिस्सा होगा सिर्फ अपर मेंटल तक देखने को मिलेगा। कहाँ तक देखने को मिलेगा? अपर मेंटल तक देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे कुछ स्टेटमेंट पूछ लूँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, ये आपका क्रस्ट है, ये आपका मेंटल है। ठीक है, ये आपका क्रस्ट है और ये आपका मेंटल है। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? क्रस्ट आपका 34 तक होता है, ये आपका कितना होता है? 2900 किलोमीटर तक होता है। अच्छा, क्रस्ट में जो हम एक लेयर की बात करते हैं लिथोस्फीयर की, ठीक है, ध्यान समझिएगा, लिथोस्फीयर की बात करते हैं, और मेंटल में हम एक लेयर की बात करते हैं जिसकी बात करते हैं हम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, लिथोस्फीयर को जो इसका स्टेटस होता है वो कौन सा होता है? सॉलिड होता है। ठीक है, और एटमॉस्फेयर का जो स्टेटस होता है इसको हम सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं और हम लिक्विड भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं? सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं और हम लिक्विड भी कह सकते हैं।
ठीक है, इतना समझ में आया। इसका जो रेंज होता है वो कितने तक होता है, 100 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। और इसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, 100 से 700 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अच्छा, ये किस पोर्शन में लाया करता है, ये क्रस्ट के पोर्शन में लाया करता है, प्लस इसमें अपर मेंटल भी, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल देखने को मिलता है। अच्छा, मैं पूछूं एटमॉस्फेयर किस पोजीशन में लाया करता है, तो ये अपर मेंटल पोजीशन में लाया करता है। अगर स्टेटमेंट आ गया, अगर प्रोबेबली आपके पास स्टेटमेंट आ गया और स्टेटमेंट में ये बोल दिया कि लिथोस्फेयर लाइज इन द अपर मेंटल, लिथोस्फेयर लाइज इन अपर मेंटल, लिथोस्फेयर हैज़ द स्टेटस ऑफ सेमी सॉलिड, लिथोस्फेयर की जो रेंज है वो 100 से 700 किलोमीटर तक है। एंड और क्या हो सकता है, अच्छा इतना ही हो सकता है। और इसमें पूछ लें कि बताओ कौन सा सही है या कोई भी सही नहीं है, तो आपका स्टेटस क्या होगा कि कोई भी सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है। अगर मैं ये बोल दूँ कि हाँ एटमॉस्फेयर का जो सीन है वो ये है कि इसका जो स्टेटस है वो सेमी सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है लाया करता है, कहाँ लाया करता है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल में, ठीक है। और एटमॉस्फेयर का जो है रेंज है वो 100 किलोमीटर है। अब मैं इसमें पूछ लूँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, बताओ कौन सा करेक्ट होगा, कमेंट कर देना फटाफट से कौन सा करेक्ट होगा। भाई सिंपल सी बात है, कौन सा करेक्ट होगा कि भाई इसका जो स्टेटस है वो सेमी सॉलिड या लिक्विड का है, क्योंकि क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, अरे मैम ने बताया तो था वो तो लिथोस्फेयर था। अच्छा 100 किलोमीटर वो तो लिथोस्फेयर का था, क्योंकि मैम ने 4 बार याद कराया था मुझको क्लास में कि एटमॉस्फेयर तो 100 से 700 किलोमीटर आता है ना, और एटमॉस्फेयर का जो पोजीशन होता है वो अपर मेंटल में लाया करता है। लो, तो अब ऐसे स्टेटमेंट में आएगा तो आपसे बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब आता है लोअर मेंटल, जिसको जो कि हम बोल रहे हैं इसको लेवल थर्ड भी कह रहे हैं, और मैं बात कर रही हूँ लोअर मेंटल की। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं लेवल थर्ड की, जिसको मैं बोल रही हूँ लोअर मेंटल, जिसको मैं कह रही हूँ कि इसको हम मेसोस्फेयर भी कहते हैं। अब इसकी रेंज कहाँ से होती है, जैसे जहाँ पे एटमॉस्फेयर की रेंज समाप्त हुई, कहाँ पे समाप्त हुई थी, 700 किलोमीटर पे। तो 700 किलोमीटर से जो 29 मतलब 2900 तक, 2900 तक चलेगा, इसको हम क्या कहेंगे, अपना क्या कहेंगे, मेसोस्फेयर फेस कहेंगे, ठीक है, जिसको हम लोअर मेंटल भी कहते हैं। आपको देखने को मिलेगा ये लोअर मेंटल का भी हिस्सा है, और इसको हम क्या कह देंगे, मेसोस्फेयर। तो अभी तक हमने कितने टाइप की चीज़ पढ़ ली, हमने क्रस्ट और मेंटल में हमने क्या पढ़ा, क्रस्ट में हमने क्रस्ट, लिथोस्फेयर, प्लस इसके अपर मेंटल में सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल में हमने लिथोस्फेयर पढ़ा, ठीक है। फिर हमने मेंटल में क्या देखा, हमने मेंटल में एटमॉस्फेयर देखा, ठीक है। फिर मेंटल के मैंने लोअर मेंटल में क्या देखा, मेसोस्फेयर देखा। समझ रहे हो मेरी बात को, आ रही है ना बात समझ में। अब लोअर मेंटल 700 से 2100 किलोमीटर तक होता है, ये सॉलिड होता है, या हम कह सकते हैं इसका जो मतलब जो स्टेटस होता है वो रिजिड होता है, ठीक है। लोअर मेंटल का जो स्टेटस होता है वो सॉलिड होता है, या हम कह सकते हैं रिजिड होता है। लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जो अपर मेंटल में जैसे मैंने एटमॉस्फेयर पढ़ा था, वो उसका स्टेटस क्या होता है, उसका स्टेटस सेमी सॉलिड होता है या फिर उसका स्टेटस लिक्विड होता है। समझ गए आप मेरी बात को, इतना क्लियर हो गया। क्यों होता है, क्योंकि यार लोअर मेंटल पे प्रेशर आप देख रहे हो, लोअर मेंटल पे क्रस्ट का प्रेशर लगा, प्लस पूरा क्रस्ट का जो प्रेशर लग रहा है वो यहीं तो आ रहा है लोअर मेंटल पे। तो इसलिए जो इसका स्टेटस हो गया, प्रोबेबली ड्यू टू ग्रेट प्रेशर, इसका जो स्टेटस हो गया सॉलिड हो गया। समझ रहे हो। और वहाँ पे क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इसका जो अपर मेंटल पे, जो अपर मेंटल वाला जो सीन था कि यहाँ पे लिक्विड फेस क्यों था, यहाँ पे लिक्विड फेस बस इसलिए ही था क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, ठीक है, समझ रहे। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इरप्शन हो रहा था, मैग्मा हीट काफ़ी थी, टेम्परेचर काफ़ी था, मैग्मा बिल्कुल बाहर की तरफ आ रहा था, लावा बाहर एक्सपोज हो रहा था, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो एटमॉस्फेयर का जो सीन था, या हम कह सकते हैं कि जो अपर मेंटल वाला सीन था वो लिक्विड फेज में था, और मेंटल का जो लोअर मेंटल सीन है वो सॉलिड फेज में। और लोअर मेंटल का सीन सॉलिड फेज में क्यों है, रीज़न दो, क्योंकि प्रोबेबली ड्यू टू हाई प्रेशर। लोअर मेंटल का क्यों है, ड्यू टू प्रोबेबली हाई प्रेशर, ठीक है। समझ गए आप मेरी बात को। तो हमने क्या क्या देख लिया, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और मेसोस्फेयर, हमने 3 फेज देख लिए। अब आपको इसमें कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी लो एक बार और रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार और, आपको देखो रिवाइज करा देती हूँ। सिंपल सी बात है, लिथोस्फेयर का जो मैं यहाँ से देखो, चलो आप लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और मेसोस्फेयर। लिथोस्फेयर का स्टेटस क्या था, सॉलिड था, ठीक है, सॉलिड था। आप रहते भी इधर ही हो, ठीक है, ये बहुत खुशी से रह रहे हो सब के सब। उसके बाद एटमॉस्फेयर का स्टेटस क्या था, सेमी सॉलिड था, जिसको मैं कह सकती हूँ कि ये
लिक्विड भी है, ठीक है, समझ रहे हो ना, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर मैं मेसोस्फीयर की बात करूँ, मेसोस्फीयर जो कि कौन सा फेज़ है, कोर मत चले जाना गलती से, कोर तो मैंने छुआ भी नहीं है कि तुम सोचो अरे कोर मेसोस्फीयर आ गया, बिल्कुल मत जाना, कोर की तो स्टडी हुई नहीं है। ये मेरा है लोअर मेंटल का हिस्सा मेसोस्फीयर, और इस मेसोस्फीयर में जो कंडीशन है वो सॉलिड कंडीशन है। एंड सॉलिड क्यों है, सॉलिड बिकॉज ऑफ प्रोबेबली ड्यू टू हाई प्रेशर, ठीक है, इसलिए सॉलिड है, क्योंकि क्रस्ट का जो दबाव आ रहा है, जो ये आप देख रहे हो, इसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो यही आप कंडीशन देखेंगे कि लिथोस्फीयर जो कि 100 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगी, सॉलिड स्टेटस है। एथनोस्फीयर जो कि 700 किलोमीटर तक, 100 से 700 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलेगा, सेमी सॉलिड स्टेट में है। एंड 700 से 2900 किलोमीटर तक जहाँ पे आपका पूरा मेंटल फिनिश हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोअर मेंटल पोर्शन भी कहते हैं, लोअर मेंटल मेसोस्फीयर कहते हैं, वो हमारा सॉलिड स्टेट में। तो सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड और फिर सॉलिड। तो अभी हमने किस चीज़ की स्टडी करी, क्रस्ट और मेंटल, हमने सीएम हमने देख लिया है, क्रस्ट और मेंटल हमने देख लिया है। तो ये जो पूरा आपको कंडीशन देखने को मिला वो किसका देखने को मिला बच्चा, क्रस्ट प्लस मेंटल का देखने को मिला। इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गया, समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि आप भूल नहीं गए हो, आपको 1 मिनट रुकिए, मैं आपको बताती हूँ, इसका बहुत ध्यान रखना, ये चीज़ कह रही हूँ मैं, कंपोजिशन का आप बहुत ध्यान रखना। कंपोजिशन आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि भूल जाओ, आपको पता होना चाहिए क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किसकी है। फिर हम क्रस्ट की कंपोजिशन की बात करेंगे, एंड क्रस्ट की कंपोजिशन के अलावा फिर हम ओवरऑल अर्थ की कंपोजिशन की बात करेंगे, समझ गए ना। क्रस्ट की बात करेंगे और उसके बाद हम ओवरऑल कंपोजिशन की बात करेंगे, इतना आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ओके, ठीक है, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कोर की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अब हम बात करने जा रहे हैं कोर की, 1 सेकेंड, ठीक है, ओके डन। तो कोर का अगर आप ये स्टेटस देखोगे, ये आपका कोर है, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्या देखा था अभी तक हमने, जब हमने क्रस्ट और हमने मेंटल का सीन देखा था, तो हमने स्टेटस जो देखा था जिसमें लिथोस्फीयर था, एथनोस्फीयर था, मेसोस्फीयर था, हमने स्टेटस देखा था सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड, और फिर हमने क्या देखा था, सॉलिड। अब आ गया हमारा फिर से लिक्विड फेज। ये बहुत आ जाते हैं स्टेटमेंट में, इतने आ जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो किसका क्या है, इसलिए मैं आपको बहुत इस पर एम्फेसिस कर रही हूँ, आपको अच्छे से याद भी करा रही हूँ साथ साथ में, और समझाती भी जा रही हूँ, ठीक है। तो आपका जब हम लिक्विड की बात करेंगे तो आउटर कोर है, इनर कोर है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने कोर को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, आउटर कोर जो कि लिक्विड में है, और आपको इनर कोर जो कि आपको सॉलिड में देखने को मिलेगा। और इस पूरे को हम कहते हैं वेरिस्फीयर, जैसे कि अभी तक हम पढ़ते आए थे लिथोस्फीयर, एथनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, नाउ इट इज़ वेरिस्फीयर, ठीक है। या हम कह सकते हैं वेरिस्फीयर आउटर कोर और वेरिस्फीयर इनर कोर, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात को, इतना आपको क्लियर हो गया। अब आप ये देखोगे कि ये यहाँ पे लिक्विड क्यों है, जैसे कि मैंने उस वाले फेज में बताया था आपको कि जो आपने हमने क्रस्ट देखा था, और उसके बाद हमने जो अपर मेंटल देखा था बच्चा, उसमें आपको लिक्विड देखने को मिल रहा था, और मेंटल में फिर सॉलिड हो गया था। तो इसमें ये अपर मेंटल में जो वहाँ पे ये था कि यहाँ पे लिक्विड जो हुआ था बिकॉज ऑफ हीट ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसलिए यहाँ पे अपर मेंटल था। और एक चीज़ और होती है कि ड्यू टू मिनरल्स भी होता है, क्योंकि जो मिनरल्स होता है, हर एक मिनरल्स की अपना एक होता है ना, कि हर एक मिनरल्स की अपनी एक क्वालिटी होती है, तो जिसके कारण जो उसका स्टेटस होता है सेमी सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड, इस पर बहुत असर पड़ता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड हुआ है कहीं ना कहीं ड्यू टू मिनरल्स भी एक इसका रीज़न है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखते हैं, और सॉलिड में हम देखते हैं इनर कोर जो है हमारा सॉलिड से है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद द सॉलिड एंड एंडिंग जो अर्थ का हम इनर कोर पे पहुंचे हैं, तो वो भी हमारे को सॉलिड ही देखने को मिला है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि यार एक बारी हम पूरा देखते हैं, ठीक है। तो लिथोस्फीयर को अगर मैं बोलूँ तो लिथोस्फीयर इज क्रस्ट प्लस सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, ठीक है। और याद रखना कि ये सीमा से बना हुआ है, ठीक है, सियाल भी है, 100 किलोमीटर तक अगर मैं बात करूँ इसकी, ठीक है, सीमा प्लस सियाल भी है, क्योंकि 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 लिथोस्फीयर में सिर्फ ओनली क्रस्ट नहीं है, लिथोस्फीयर में सिर्फ ओनली क्रस्ट नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ सम पार्ट है अपर मेंटल का भी। तो अगर हमको ये चीज़ पता है कि फर्स्ट लेयर इज मेड अप ऑफ सियाल एंड सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ सीमा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट लेयर इज मेड अप ऑफ सियाल एंड सेकेंड लेयर इज मेड अप ऑफ सीमा, सियाल, सीमा, ठीक है, सीमा सेकंड नंबर पर है, और ये नीफ।
तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि अगर मैं सियाल की बात कर रही हूँ और सीमा की बात कर रही हूँ तो दोनों बन के कहीं ना कहीं लिथोस्फीयर बना रहे हैं। और क्यों बना रहे हैं? क्योंकि लिथोस्फीयर में मुझे साफ साफ पता है कि इसमें क्रस्ट तो आता ही आता है, ठीक है, क्रस्ट तो आता ही आता है, एंड सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, सम पार्ट ऑफ अपर मेंटल, इतना भी मुझे पता होना चाहिए। तो मुझे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि अगर मेरे से कोई लिथोस्फीयर का स्टेटस लेके आ जाए, समझ रहे हो, अगर कोई मुझसे लिथोस्फीयर का स्टेटस लेके आ जाए और मेरे से पूछ ले कि लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सीमा, लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ सियाल, लिथोस्फीयर इज मेड अप ऑफ बोथ ए एंड बी, समझ रहे हो ना, ये ऑप्शन और नीफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? अब तुम बैठे हो बन के कि हे प्रभु बचा लो मुझको, कहाँ फंस गया मैं। अरे सोचना ही नहीं है, साफ साफ मैंने बताया है, दिमाग लगाना है, रटने जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अरे लिथोस्फीयर मुझे पता है कि इसमें तो मुझे बोला था क्रस्ट था प्लस अपर मेंटल का कुछ सम पार्ट था अपर मेंटल का। और अब जैसे ही मुझे पता चला कि क्रस्ट तो मेरा सियाल से बना है तो सियाल भी ऑप्शन हो गया, अच्छा सेकंड भी है। अच्छा वो अपर मेंटल वो तो सीमा से बना तो सीमा भी हो गया, तो बोथ ए एंड बी टिक करके मैं आ गया और मैंने देखा अरे वाह मैं तो प्रभु मतलब सब बढ़िया ही हो गया, समझ रहे हो ना। तो ऐसे हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। समझ गए ना कि मैं क्यों ऊपर लेके गई थी आपको, समझ गए ना कि क्यों ही मैं आपको समझा रही थी वापस से, इसलिए समझा रही थी कि आप फिर से वो गलती ना करो और पकड़ लो कि किस तरीके क्वेश्चन फ्रेम होंगे और किस तरीके से मुझे अटेम्प्ट करना है। आई मेरी बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट तो हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा हो गया लिथोस्फीयर। अब मैं बात करती हूँ एटमॉस्फेयर की, ठीक है। तो इसमें मैं देखूंगी कि ये है अपर मेंटल, ठीक है, और इसका जो स्टेटस है सेमी सॉलिड है और इसको मुझे लिक्विड लिखने में भी कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। और ये जो है इसमें सीमा है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ मेसोस्फीयर, ठीक है भाई, फिर मैं देखती हूँ मेसोस्फीयर, तो उसमें भी मैं देखती हूँ कि यार इसका जो स्टेटस है वो सीमा का है और ये जो है लोअर मेंटल का है और इसका सॉलिड है। इसका भी मैं लॉजिक दे चुकी थी कि लिक्विड क्यों है और सॉलिड क्यों है, ठीक है। अब मुझे बस इतना सही याद रखना है कि एटमॉस्फेयर का जो पोर्शन है अपर मेंटल का है और लोअर मेंटल में मैं मेसोस्फीयर का स्टेटस दे रही हूँ। आते हैं भाई, आता है अपर मेंटल का क्या सीन है, लोअर मेंटल को मेसोस्फीयर, कहीं तुमको मैच ऑफ द फॉलोइंग करने में आ गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि अगर आ जाए तो लोअर मेंटल पे तुम एटमॉस्फेयर टिक ना कर दो, अपर मेंटल पे तुम मेसोस्फीयर टिक ना कर दो, जो बता रही हूँ वैसा ही टिक करो, समझ गए? रेंज भी समझ में आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपना कोर पे, किस पे आते हैं हम? कोर पे, जिसको हम क्या कहते हैं? वेरिस्फेयर, क्या कहते हैं? वेरिस्फेयर, ठीक है, वेरिस्फेयर इनर कोर, वेरिस्फेयर आउटर कोर, ठीक है। तो ये जो है हमें इसकी जो रेंज है कुछ आउटर कोर की कितनी देखने को मिलेगी, कुछ 5100 तक ले लो, मतलब अप्रॉक्स बता रही हूँ मैं, आप बिल्कुल ऐसा मत कर देना कि अरे ये तो किलोमीटर गलत बता दिया, एक अप्रॉक्स बता रही हूँ, समझ रहे? अप्रॉक्स याद रखना है हमको, कुछ इतने के आसपास है एंड देन इनर कोर हमारा इतने के आसपास है, ठीक है। अब ये हमने क्या पढ़ लिया, ये हमने वो चीज़ पढ़ ली जो कल हमने एक लाइन टू लाइन चीज़ें समझी थी और आज मैंने आपको इतना करा दिया कि ये जो क्रस्ट है, ये जो मेंटल है और ये जो कोर है, अगर तुम्हारे लिए इससे क्वेश्चन आ गए, चाहे ये तुमको स्टेटमेंट बना के दे दें या ये आपके लिए फैक्चुअल दे दें या ये आपसे सीधे कोई भी उठा के पूछ ले, तो मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, समझ रहे हो। चाहे आपसे कोई किसी का भी ये पूछ ले कि इस लेयर में क्या स्टेटस होता है, इस लेयर में मिनरल कौन सा है, इस लेयर से कौन सा एटमॉस्फेयर मेसोस्फेयर बनता है, आप सब बता देंगे, ठीक है। ये आई होप आपको ये स्टेटस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जो है हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम स्टार्ट कर रहे हैं एक मेन चीज़ क्या? अर्थक्वेक एक अपने आप में एक इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इतना मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि अर्थक्वेक भी एक अपने आप में हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ को बताता है कि किस तरीके से हमारा जो अर्थ का इंटीरियर है वर्क करता है। क्योंकि अर्थक्वेक जब आता है, सिंपल सी बात है, दिल्ली वालों को तो बहुत अच्छे से पता होगा कि जब अर्थक्वेक आता है तो पूरा हिला देता है, पृथ्वी हिल जाती है। तो ऐसा क्या होता है, समझ रहे हो, ऐसा क्या होता है अर्थ के इंटीरियर में, ऐसा क्या होता है अर्थ के इंटीरियर में, ऐसा क्या कंपन होता है, ऐसे क्या मूवमेंट्स होते हैं, ऐसे क्या प्लेट्स हिलती हैं कि भाई जब तुम यहाँ
इस पृथ्वी के इस लेयर पे, क्या बताया था इस लेयर को, जी हाँ क्रस्ट। जब तुम इस लेयर पे खड़े होते हो तो तुम्हारी पूरी जो प्लेट्स हैं वो हिलने लगती हैं। ऐसा क्या होता है? तो कहीं ना कहीं ये भी हमें जो है अर्थ के नेचर से रूबरू कराता है, अर्थ के इंटीरियर से हमें रूबरू कराता है। इसलिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा अच्छा, मज़ेदार और एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। समझ रहे हो? और आपको मज़ा आ रहा है टॉपिक में, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल बताते जाना, ठीक है। तो ये है, समझ रहे हो। अब हम आगे चलते हैं। तो अर्थक्वेक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक का कारण क्या है? तो अर्थक्वेक के जो आने के कारण है वो कई सारे हैं। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको एक लॉजिक सा बता दूं, मतलब एक बहुत बेसिक बता दूं कि यार समझ रहे हो, ऐसे भी आ सकता है अर्थक्वेक। मान लो आपका एक है, आपने बुक शेल्फ बढ़िया से आपने आए हो आप स्टडी करने, आपने कहा अरे मैं तो एक नई बुक शेल्फ खरीदूंगा, ठीक है भाई, खरीद ली, घर वालों ने दिला दी, बढ़िया एक कोने में रख दी, ले जाके आपने इस पर लेयर बाय लेयर किताबें सारी जमा दी, ये जमा दी सारी किताबें। जैसे ही आपने एक किताब खिसकाई, कई बार ही होता है हम एक किताब लेते हैं, सारी किताबें धड़ 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 गिर जाती है, या फिर अगर आपने एक किताब कहीं से निकाली वो डिसबैलेंस हो जाती हैं, है ना, और उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होने लगता है। तो ऐसे ही कुछ पृथ्वी के संग होता है। ऐसे ही जैसे बुक शेल्फ में होता है, ऐसे ही कुछ पृथ्वी के संग होता है कि कोई एक प्लेट खिसक जाती है या कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जिसके कारण अर्थक्वेक आने लगता है, ठीक है। तो अब क्या है, जो हम जहाँ पे हमारा रह रहे हैं, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं या हम जिसको लिथोस्फीयर कह रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी पूरा समझाया, तो क्या होता है फिर इसके सॉरी, तो इसके अंदर जब हम जाते हैं, आप जब इसके अंदर जाते हैं तो आपको क्या है, मैग्मा का मूवमेंट देखने को मिलता है। मैंने आपको अभी बहुत अच्छे से बताया था बच्चों कि जो मैग्मा होता है वो इनसाइड होता है, ठीक है, और जब वो बाहर आ जाता है, एक फ़ोटो भी दिखाई थी मैंने आपको, और जब वो बाहर आ जाता है तो उसको हम लावा कहते हैं। तो हमको जब हम आंसर राइटिंग, जैसे कि ऑफकोर्स आप CAPF का भी अगर आंसर राइटिंग करेंगे या UPSC की भी आंसर राइटिंग करेंगे, और मान लो कोई ऐसा टॉपिक आ गया, या CAPF में तो ऐसे राइटिंग होती है, कोई ऐसा टॉपिक छू दिया उन्होंने जिसमें आपको कुछ डिस्क्राइब करने को मिल गया, तो ये टर्म्स बहुत काम आते हैं कि कहाँ मैग्मा यूज़ करना है, कहाँ लावा यूज़ करना है, ठीक है। तो बिकॉज ये जो है क्लासेस हैं आपके लिए, एक इट्स अ फ्री बैच एंड इट्स अ सर्विस टूवर्ड्स यू, तो बेसिक टू दी एंड हमें जाना ही जाना है, तो हमें इन टर्म्स को भी बहुत अच्छे से समझना है। तो क्या हुआ बच्चा कि जब मैग्मा का मूवमेंट होने लगा, ऐसे ऐसे जब मैग्मा का मूवमेंट होने लगा, आप ये देखेंगे तो क्यों होने लगा, क्योंकि यहाँ हीट है। मैंने बताया था हीट क्यों है, टेम्परेचर क्यों, बिकॉज ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं और इसका क्या वो होता है, तो हमको क्या है, ना तो PhD करनी है और ना ही हमें साइंस के बहुत बेहतरीन स्टूडेंट बनना है जो मैं आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की पूरी कंपोजिशन और ये सब समझाऊं। हमें बस इतना सा समझना है कि भाई मैग्मा का मूवमेंट हो रहा था, और मैग्मा का मूवमेंट क्यों हो रहा था, भाई सिंपल सी बात है, क्यों होता है किसी चीज़ का मूवमेंट, हीट मिलती है। क्यों होता है किसी चीज़ का मूवमेंट, हीट मिलती है तभी तो होता है ना, मूवमेंट तभी तो होता है जब हीट मिलती है। इतना तो समझ में आ रहा है। आप बेसिक अगर डेली दिनचर्या के भी एग्जाम्पल ले लोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी चीज़ अगर आपको पिघलानी है, तो जैसे कि घी है, घी एक डब्बे में बंद है, ठीक है, घर से घी लेके आए आप अपने यहाँ, मम्मी ने पैक कर दिया कि भाई दिल्ली लड़का पढ़ने जा रहा है, लड़की पढ़ने जा रही है, घी डब्बे में रख दिया। अब जैसे ही आपने वो डोलची, या सॉरी मतलब मैं एक घरेलू वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बट जैसे ही जो जिसमें भी आप लेके आए हो, अगर आपने उसको गैस पे रख दिया, अब गैस क्या है, गैस अपने आप में एक हीट है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, गैस पे रख दिया और गैस अपने आप में हीट है, अब वो भाई पिघलने लगा, ठीक है, तो क्या हुआ, उसको हीट मिली ना। तो ऐसे ही जब इसको हीट मिली, और ये जो हीट मिली वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के कारण मिली, तो ये मैग्मा का मूवमेंट होने लगा, मैग्मा का आपका मूवमेंट होने लगा। एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट, जब ये मूवमेंट होने लगा, अंदर हलचल होने लगी, तो कहीं ना कहीं जो ये सॉलिड वाली जो हमारी पृथ्वी थी जिस पे हम रहते हैं, जिसका जो हमने पढ़ा था कि जिसका स्टेटस सॉलिड है, उसमें एक शेकिंग देखने को मिली, ठीक है। और ये जो शेक हो रहा था, और इसके ही कारण ये जो शेकिंग हो रही थी, जो मूवमेंट हो रहा था, मैग्मा का मूवमेंट हो रहा था, और यही जो मैग्मा का मूवमेंट था इधर उधर काफ़ी स्पीड, समझ रहे हो ना, अर्थ एक हम कितने बड़े लेवल पे बात कर रहे हो, और मैग्मा का मूवमेंट कितने ही बड़े लेवल पे हो रहा होगा भाई साहब। जब वो जितने बड़े लेवल पे हो रहा था ना, हम एक छोटे से एक कटोरी में घी की बात कर रहे हैं, या हम एक बर्नी में घी की बात कर रहे हैं, जो कि मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि हीट मिलने पर जब वो भी पिघलने लगती है और मूवमेंट होने लगता है, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, समझ रहे हो। बट ये हम साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं कि आप ये देखिए कि जब मैग्मा का अंदर मूवमेंट हो रहा है, वो कितने हाई लेवल पे हो रहा होगा, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट शेकिंग रिजल्ट इनटू अर्थक्वेक। समझ रहे हो ना, आ गई बात समझ में, पकड़ में आ गया पॉइंट, यही मेरा पॉइंट था।
भाई सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल और ले लो आप, कि एक एग्जांपल ये है कि आप गए बढ़िया सा, आपने बोला कि यार मैं तो कहीं घूमने निकल गया अपने 4 दोस्तों के संग, बढ़िया बोट में बैठ गए, ये आपका झंडा इंडिया का बढ़िया लहरा रहे हो, समझ रहे हो। अब आप यहाँ बैठ गए इस बोट में, लेकिन नीचे जो है पानी का मोमेंटम होता है जिसके कारण आपकी भी बोट हिलती है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो ये जो बोट है इसको आप लिथोस्फीयर मान लो, ये जो बोट है आप इसको क्या मान लो, आप इसको लिथोस्फीयर मान लो, ठीक है। और ये जो पानी है इसको आप एटमॉस्फेयर मान लो, ठीक है, जो कि लिक्विड स्टेटस में है, जैसे हमारा ओशियन है। यहाँ आपको क्लियर नहीं आ रहा, मैं यहाँ समझाती हूँ। ये आपका है, ठीक है, ये आप इसको मान लो एटमॉस्फेयर, ठीक है। और ये आपकी जो बोट है, मेरी ड्राइंग इतनी भी शानदार नहीं है वरना मैं आर्टिस्ट होती, ठीक है। तो ये जो बोट है जिसमें आप ये 4 दोस्त थी, ये 4 दोस्त बहुत खुशी से बैठे हैं, ठीक है। और इस बोट को आप मान लेंगे ये लिथोस्फीयर है, ठीक है। अब क्या हुआ, जब यहाँ पे ये ओशियन, अब तरंगे आ रही हैं, ये तरंगे आ रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि अरे भाई बस रख दी है, ऐसा तो है नहीं, तरंगे आ रही हैं, ठीक है। ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये मूवमेंट्स हो रहे हैं, ये लिक्विड फेज में है, इसमें मूवमेंट हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं, ये एटमॉस्फेयर है, तो ये भी हिलेगी, बोट भी हिलेगी, यहाँ भी मूवमेंट होगा, यहाँ भी शेकिंग होगी, ऐसा कुछ हलचल सा मचेगा, ऊपर नीचे होगी, कुछ तो शेकिंग होगी, एंड दैट इज अर्थक्वेक, दैट इज अर्थक्वेक, ठीक है। अब इसके कई सारे होते हैं, मतलब कई तरीके से होते हैं, जैसे कि मैंने एक बुक शेल्फ वाला भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिससे आप समझो कि कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझेंगे कि कोलिजन ऑफ प्लेट्स कॉजिंग अर्थक्वेक, जब प्लेट्स आपस में से टकरा रही हैं, जैसे कि ये जो प्लेट्स है, एक ये प्लेट्स है, एक ये प्लेट्स है, ये आपस में भी जब टकरा रही है ना बच्चा, जब ये आपस में भी टकरा रही हैं, तो भाई एक अपने दोनों हाथ लो, ले लो दोनों हाथ, चलो हटाओ फ़ोन से, सब जगह से हटा लो, पेन छोड़ दो हाथों से, अब दोनों हाथ आपने ये ले लिए और दोनों हाथों को रगड़ो ऐसे करके, तो टकरार हुई है ना, टकरार हुई, एक आगे एक पीछे हाथ गया ना, तो ऐसी मूवमेंट प्लेट का हो रहा है। और इसी जो अंदर जो ये मूवमेंट हो रहा है ना प्लेट का, उसके कारण अगर कोई चीज़, जैसे कि आप मेरी बात बहुत अच्छे से सुनना, अपने दोनों हाथ ले लो, एक हाथ ले लो और इसी पोजीशन में अपना हाथ रख दो, और इसके ऊपर एक एक पेपर रख दो, एक पेपर रख दो, ठीक है, A4 साइज शीट रख लो जिस पे आप नोट्स बना रहे थे। जैसे ही आपने ये रखा और इस प्लेट को, दोनों जो प्लेट है, कहाँ है ये प्लेट आपको पता है, लिथोस्फीयर के अंदर वाली फील्ड में। अब जैसे ही आपने ये दोनों हाथ, इनको प्लेट समझ लो, ठीक है, इन दोनों प्लेट्स को मूव किया, किसको मूव किया, अपने हाथों को मूव किया, पेपर मूव होगा कि नहीं होगा। मैं मान लूँ पेपर अलट पलट तो नहीं होता, ऐसे हमारी पृथ्वी भी अलट पलट नहीं होती है, ऐसे हमारी पृथ्वी भी अलट पलट नहीं होती, लेकिन बच्चा जैसे ही ये प्लेट, जैसे ही आपके हाथ दोनों कोलाइडिंग विथ ईच अदर, तो जो पेपर है वो तो मूव करेगा। ऐसे ही जब ये प्लेट्स कोलाइडिंग विथ ईच अदर, तो लिथोस्फीयर तो मूव करेगी, समझ गए ना मेरी बात को। तो ये आपको ऐसा है, तो पेपर वेपर पेन वेन रख के आपने करके देखा ना, जो मैंने बोला कि जैसे ही आपने अपने हाथों को ऐसे एक पैरेलल मूवमेंट में लिया, तो ऊपर जो आपने A4 साइज शीट रखी थी, जो आपने लिथोस्फीयर रखा था, अरे वाह ये तो मूव कर गया। तो ऐसे ही कहीं ना कहीं कई कारणों से ऐसे ही अर्थक्वेक आता है। अब हमको पॉइंट्स नोट करने हैं। पॉइंट्स क्या नोट करने हैं, ये देखो भाई कि अब आपको वो एक चंचल मन है जो बहुत ज़्यादा मचल रहा है कि अरे कहाँ से मूव होता होगा, वो पॉइंट क्या होता होगा। तो भाई जहाँ से मूवमेंट होता है, जहाँ से मूवमेंट होता है उसको मैं कहती हूँ फोकस। मैं क्या, दुनिया कहती है उसको फोकस। मैं तो कभी यूज़ ही नहीं करना हम, मैं तो एक अहंकार से भरा शब्द होता है, मैं नहीं हम। तो जो फोकस है, जो फोकस है, तो ये है, यहाँ से ओरिजिन हो रहा है अर्थक्वेक का, ठीक है। और ये बहुत फैक्चुअल भी है, जो पॉइंट है बहुत फैक्चुअल भी है, और पॉइंट्स और एग्जाम में भी आता है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पॉइंट टू बी नोटेड। अब आप वो जो आपने जो पेपर से जो आप हाथ पे रख के कर रहे थे ना, उसको वापस रखो और पेन से लिखना शुरू करो कि हाँ भाई जो फोकस था, ठीक है, जिसको हम हाइपोसेंटर भी कहते हैं, वहाँ से क्या होता है, ओरिजिन होता है अर्थक्वेक का। अच्छा, फिर क्या होता है, जो वेव्स होती हैं, जो वेव्स होती है जिसके थ्रू हमको महसूस होता है कि अर्थक्वेक आ गया, मतलब अर्थक्वेक आ रहा है या पृथ्वी हिल रही है, तो वो कहते हैं एनर्जी ट्रेवलिंग टू अस ड्यू टू सिस्मिक वेव्स। तो उनको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स कहते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि कहाँ, जो पॉइंट बता दो ओरिजिन, जहाँ से ओरिजिन हो रहा हो, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक को हम कहते हैं फोकस, और साथ ही साथ में उसको हम कहते हैं हाइपोसेंटर, ठीक है, समझ गए। अब भाई तुमको कैसे पता चलेगा, हमको फील, क्योंकि ये तो इनसाइड द बहुत अंदर तक हो रहा है,
ये तो उस वाले लेवल तक हो रहा है, एटमॉस्फेयर से निकल रही हैं ये तो मोमेंटम, हम तो लिथोस्फेयर पे, हम तो क्रस्ट वाली लिथोस्फेयर पे रहते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई? जो जो वेव है जिसको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं, ये आपको बताएंगी आप तक पहुँच के कि अर्थक्वेक की एक वाइब्रेशन आपको देंगी। तो एनर्जी जो इनके थ्रू आ रही है वो सिस्मिक वेव्स होती हैं। और ये कितने टाइप की होती हैं? एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव्स होती हैं। अब ये शब्द अपने आप में ही आपको क्लियर कर रहा है कि बॉडी वेव्स वो होती हैं जो यहाँ होती हैं, और सरफेस वेव्स वो होती हैं जो आके, क्योंकि ये वेव्स आ गई और फिर जो सरफेस पे आके फैलने लगी, जो सरफेस पे आके फैलने लगी उनको हम कहने लगे सरफेस वेव्स। समझ गए? तो हमने क्या क्या पॉइंट समझे कि भाई हमने ये समझा कि जहाँ से ओरिजिन हो रहा है अर्थक्वेक का उसको हमने कहा फोकस और हाइपोसेंटर। फिर जिस एनर्जी जो वेव्स जो हमारे तक पहुँची, जिसने हमें ये फील कराया कि अर्थक्वेक आ रहा है, वो कौन सी है? उनको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। और ये वेव्स भी दो टाइप की होती है, एक बॉडी वेव्स होता है और एक सरफेस वेव्स होता है। जो सरफेस पे आ जाती हैं उसको सरफेस वेव्स कहते हैं, जो सरफेस पे आ जाती हैं उसको हम सरफेस वेव्स कहते हैं, और बॉडी वेव्स जो अंदर की होती है उनको हम बॉडी वेव्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए, अब क्या होता है कि भाई सिस्मिक वेव में हमने ये देखा कि हमने दो वेव्स पढ़ी, एक बॉडी वेव पढ़ी और एक सरफेस वेव पढ़ी। तो बॉडी वेव तो हमने समझ लिया था कि इसको ही हम बॉडी वेव्स कह रहे हैं, ठीक है। और जो सरफेस पे इस पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है, फर्स्ट रीचिंग पॉइंट जिसको हम एपिसेंटर कहते हैं, ऑलवेज ऑन सरफेस जिसको हम एपिसेंटर कह रहे हैं, ये आप देखेंगे यहाँ पे इसको हम एपिसेंटर कह रहे हैं ये, ठीक है। तो एपिसेंटर जो होता है सरफेस पे होता है ये, और यहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं फिर वही है, दिस इज फोकस, ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। फिर यहाँ से जो एनर्जी निकली, ये जो एनर्जी निकली इसको हमने कहा बॉडी वेव्स। और इन सबको कुल मिला के क्या कह रहे हैं हम? इन सबको, ये सरफेस वेव, ये बॉडी वेव, इन सबको हम ऑल इन वन क्या कह रहे हैं? इन सबको हम ऑल इन वन कह रहे हैं सिस्मिक वेव्स। इन सबको ऑल इन वन क्या कह रहे हैं? सिस्मिक वेव्स कह रहे हैं। लेकिन आप मेरी बात क्या समझेंगे कि जब ये एपिसेंटर पे आई, जो पहला पॉइंट था, फर्स्ट रीचिंग पॉइंट था, ठीक है, जो सरफेस पे आया, इसको हमने क्या बोला? सरफेस वेव्स, ठीक है। अब आप ध्यान से समझेंगे कि ये आपका एपिसेंटर था, ये सरफेस वेव था, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है। अब अर्थक्वेक क्या है, एक हम थोड़ा सा एक वो पढ़ लेते हैं, लाइक थ्योरी समझ लेते हैं। आपको अभी तक तो समझ में आ गया अर्थक्वेक क्या है, कैसे फील होता है, कैसे आता है, किस पॉइंट से ओरिजिन होता है, समझ रहे हो ना। रिचर स्केल से हम मेज़र करते हैं, सिस्मोग्राफ जो वेव का देखता है वो सिस्मोग्राफ, ये सब हमने समझ लिया है। अब हम थोड़ा सा एक रीडिंग मार लेते हैं। एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन, मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ, ठीक है। An earthquake is a sudden, rapid shaking of earth caused by the breaking and shifting of rocks beneath the earth surface. ठीक है, तो ये आप समझ गए कि अर्थक्वेक सडन है, एक रैपिड शेकिंग होती है। ऐसा तो नहीं है कि घंटों ही शेकिंग हो रही है, अरे भाई 2 मिनट की होती है, ठीक है, मंजिलों के मंजिल गिर जाते हैं, समझ रहे हो ना। कितनी होती है? 2 मिनट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिए, कुछ सेकंड्स की भी होती है और कंपन हो जाता है बहुत खतरनाक। तो उसने बोला कि ये बिल्कुल सडन है, ये बिल्कुल सडन है, ये बिल्कुल रैपिड शेकिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और क्यों हो रही है? रॉक की शिफ्टिंग के कारण, वही जो प्लेट्स हैं शिफ्ट हो रही हैं, डाइवर्जन हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रही है बाउंड्रीज, समझ रहे हो ना, इसके कारण हो रही है। और ये कहाँ हो रहा है? बीनीथ द अर्थ सरफेस, ठीक है, इतना समझ गए। फिर देखिए, ओवर द टाइम stresses built beneath the earth surface, occasionally stress is released resulting in the sudden and sometimes disastrous shaking we all can call earthquake. The shaking could last seconds or minutes and there may be several earthquakes over a period ranging from hours to be called foreshocks and aftershocks. The later decrease in magnitude with time. ठीक है, समझ गए। और ये मैंने आपको पूरा द अर्थ समझा दिया, ये पूरा जो एटमॉस्फेयर है, मेंटल है, क्रस्ट है, ये सब मैंने आपको समझा दिया। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना मत, जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है ओशियनिक क्रस्ट से, तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। भूलना मत क्या, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस ज़्यादा है, ओशन क्रस्ट है, या मैं कह लूँ ओशन क्रस्ट जो है थिनर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, कुछ भी कह सकते हो। ओशियनिक क्रस्ट क्या है? थिनर है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब देखो 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री होती है। डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री, मतलब कि ये 2 है, ये अपना इधर उधर भाग रही हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है। डाइवर्जेंट, ठीक है, अपने हाथों को दोनों अलग अलग दिशाओं में करो, ठीक है, ऐसे दोनों को अपने हाथ लो ऐसे और एक फूल टाइप का बना और दोनों को अलग अलग दिशाओं में करो,
ठीक है, उनको अपार्ट कर दो तो वो क्या हो गया, डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री। ठीक है, अब भाई ट्रांसफर प्लेन बाउंड्री जो मैंने बताया था आपको, पेपर वाला दिया था कि दोनों को ऐसे पैरेलल आपस में एक मतलब ऐसे करो, तो वो हो गया ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। फिर कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जैसे कि ये एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये आपकी ओशनिक क्रस्ट है, तो ये कन्वर्ज हो रहा है, ये कन्वर्ज हो रहा है, एक के ऊपर एक चढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो हैवी वन होती है, समझ रहे हो ना, वो सबडक्ट हो जाएगी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो समझ रहे हो ना, तो कन्वर्जेंट प्लेन बाउंड्री में क्या होगा कि कॉन्टिनेंट जो आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया, ओशनिक क्रस्ट होगा, उनमें एकदम से सबडक्शन जोन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ये हो गया, तो इसको हम कहते हैं, ये आपको डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, 3 टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री आपने देख ली। ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, इसको हम डिटेल्स में भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि इसको हम डिटेल्स में नहीं देखेंगे, इसको हम बिल्कुल डिटेल्स में देखेंगे। अभी हम अर्थक्वेक कैसे क्या आ रहा है, क्या उसके रीजंस हैं, हम इसमें अभी इसको स्टडीज़ कर रहे हैं, बट इसका एक अलग से भी एक सेशन होगा, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं। अब हम वो चीज़ें देख लेते हैं जो हम अभी तक पढ़ते आए हैं, कोई मतलब वो वाली बात नहीं है, जो हमने पॉइंट्स देख लिए, अब हम मतलब जो हमने अभी देख लिया है, जो हमने अभी समझ लिया, उसको हम पॉइंट्स में देखेंगे। सॉरी, मैं थोड़ा मेरी टंग स्लिप हो गई थी, इट्स ओके। द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलॉन्ग अ फॉल्ट इज शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक अलॉन्ग अ फॉल्ट टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन एज द ओवरलेइंग रॉक स्ट्राटा पास देम। ठीक है, ये सब है, जो उसमें मेन चीज़ है वो ये देखो, वो सब छोड़ो, ये सब छोड़ो, जो मेन पॉइंट के लिए मैंने लगाया था वो यहाँ पे ध्यान से सुनो। द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। ठीक है, ऐसा पॉइंट जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। अल्टरनेटिवली इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर, फोकस या हाइपोसेंटर। तो ठीक है, समझ में आ गया। द पॉइंट ऑन द सर्फेस नियरेस्ट टू द फोकस, ये फोकस है, और जो पॉइंट जो नियरेस्ट है, जैसे यहाँ पर रिलीज हुआ, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे कि ये आपका फोकस था, ठीक है, और यहाँ से ये आपकी वेव्स रिलीज़ हुई, ये आपकी वेव्स रिलीज़ हुई, ये इस तरीके से रिलीज़ हुई, लेकिन ये सबसे जो नियरेस्ट पॉइंट होगा ना, जैसे हमने डायग्राम में भी देखा था कि ये देखो, यहाँ पे फिर से देखो ना, आपको मिल गया, इसका ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता है, इसका नियरेस्ट पॉइंट है, सिर्फ नियरेस्ट पॉइंट को ही आप क्या कहेंगे, आप सिर्फ एपिसेंटर नियरेस्ट पॉइंट को ही कहेंगे। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द वेव, ऑफकोर्स नियरेस्ट है तो फर्स्ट वन भी है। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टली अबव द फोकस, अगर ये स्टेटमेंट में भी आ जाए कि नियरेस्ट पॉइंट टू द फोकस एपिसेंटर, ओके, डायरेक्टली अबव द फोकस तो एपिसेंटर। ठीक है, और सब फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस, तो वो भी हमारा क्या होगा, एपिसेंटर। अब हम वेव्स देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वेव्स क्या है, अर्थक्वेक वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अर्थक्वेक वेव्स कितने टाइप की हैं, 2 टाइप्स की हैं। एक है बॉडी वेव जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग टू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मैंने सबको समझा दिया, बस आपको बस पॉइंटर रीड्स करा रही हूँ। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव, जिसको हमने सरफेस वेव कहा। समझ गए ना कि बॉडी वेव्स थी, फिर ऊपर सरफेस पे आ गई, तो फिर वो वहाँ से क्या बनने लगी, सरफेस वेव्स बनने लगी। अब वेलोसिटी ऑफ वेव्स चेंजेस एज दे टेंड थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। ऑफकोर्स ही बात है, जब वो डिफरेंट डेंसिटीज़ के मटेरियल के संग होंगी तो जो वेलोसिटी है वेव्स की वो भी चेंज होगी, बिकॉज मटेरियल चेंजेस, और मटेरियल हर समय सेम थोड़ी ना होगा भाई। अंदर मटेरियल मैंने बताया ना, सियाल, सीमा, लॉजिक लगा लो, सियाल था, फिर सीमा था, और आपको पता ही है कि कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो भाई जो डेंसिटी है मटेरियल की वो चेंज होगी, जैसी जो डेंसिटी है मटेरियल की वो चेंज होगी, भाई वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी वेव्स की। क्लियर है, क्लियर कट है, इसमें कुछ इतना लॉजिक ही नहीं है। यहाँ से समझो, यहाँ से समझो, और ये पॉइंट समझो, कहोगे अरे सब समझ आ गया। फिर बॉडी वेव्स की बात करूँ तो बॉडी वेव्स में पी वेव्स है और एस वेव्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेटमेंट बनते हैं, क्लियर कट आता है, ज़्यादा इसमें वो भी नहीं है। अब पी वेव मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, प्राइमरी वेव्स है ना भाई, आखिरकार क्या है, प्राइमरी वेव्स है। इसको हम सिमिलर टू कह रहे हैं साउंड वेव्स। क्यों कह रहे हैं वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि इसका जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो मोशन में ये मूव करती है। जो दूसरी वेव होती है जिसको हम एस वेव कहते हैं, ये हमारे ऐसे ऐसे मूव करती है, लेकिन ये हमारा ऐसे ऐसे वाली मूव करती है। तो जो पी वेव होती है ये फास्टर भी होती है। रिमेंबर दिस पॉइंटर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि पी वेव्स मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, सबसे पहले सरफेस पे आ जाती है। समझ गए मेरी बात को। एंड सेकेंडली इसको हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, ये सिमिलर होती है साउंड वेव्स के। ठीक है, दे ट्रेवल थ्रू गैस, लिक्विड, सॉलिड मटेरियल। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, गैस, लिक्विड, सॉलिड सब में ट्रेवल कर लेते हैं। इसके जो डायग्राम आपने देखे होंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी में, वो भी मैं सब कराऊंगी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, जो वेव रीच कर रही है सरफेस को, तो वो सिस्मोग्राफ कर लेता है। ठीक है, रिकॉर्ड कर लेता है।
अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, ये क्या है हमारा पी वेव्स, और हम अभी तक क्या पढ़ रहे हैं पी वेव्स। तो पी वेव्स को आप ये देखेंगे, पी वेव्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, कंप्रेशन देखने को मिलेगा, एक्सपांशन देखने को मिलेगा। ये जो हो रहा है ये, इसको मैं क्या कह सकती हूँ, अरे यार ये क्या हो रहा है, ये जो हो रहा है, ये जो लाइंस बिल्कुल ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, ये जो है इस फेस को मैं कह सकती हूँ ये हो रहा है कंप्रेशन, इस फेस को मैं क्या कह दूंगी कंप्रेशन, और इस फेस को मैं कह दूंगी एक्सपांशन। ठीक है, इसमें मेंशन नहीं है, मैंने आपको बता दिया, इस डायग्राम में नहीं है। तो ये जो मेरी पी वेव है ये है कंप्रेशन फेस, और ये है हमारा एक्सपेंशन फेस। ठीक है, कह सकते हैं कि इसमें को एक्सपेंशन कंप्रेशन देखने को मिलेगा, इसको हम साउंड वेव्स भी कहते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स हैं जो मूविंग है इनकी वो पैरेलल हो रही है, ऑफकोर्स ही बात है, ऐसी तो हो रही है। ठीक है, ऐसे ही तो हो रही है, तो पैरेलली तो हो रही है। ठीक है, फर्स्ट टू रीच एपी सेंटर, ऑफकोर्स ही बात है, हम देख चुके हैं, पहली सरफेस पर पहुंच जाती है, और एपी सेंटर पे आते से ही फिर वहाँ से जो निकलती है उसी को हम सरफेस वेव। टू एंड फ्रो मोशन आपको देखने को मिलता है, ये वाला, ये आपको देखने को मिलेगा, इसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। बना दो बढ़िया अपनी A4 साइज शीट में। और इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं। नेवर कंफ्यूज, कभी होना ही नहीं है कंफ्यूज। कोई तुमको ये कह दे कि एस वेव को लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं, मैं बहुत डांटूंगी, मैं बहुत ज़्यादा डांटूंगी, बता रही हूँ। तुमको हमेशा यही याद रखना है कि पी वेव में हमारा एक्सपेंशन होता है, कंप्रेशन होता है, साउंड वेव्स होती है, पार्टिकल पैरेलल्स होते हैं, फर्स्ट टू रीच एपी सेंटर, टू एंड फ्रो मोशन होता है, और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। अगर तुमने गलती से एस वेव में लॉन्गिट्यूडनल लगा दिया ना, फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होने वाला। समझ गए? अब भाई सिंपल सी बात है, एक रफ कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे क्या मूवमेंट है, क्यों सॉलिड में, क्यों लिक्विड में, क्यों गैस में। भाई सिंपल सी बात है, जो मैंने बात की थी कि पी वेव्स को लेके बोला था कि पी वेव्स का जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सब में मूवमेंट है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपके मॉलिक्यूल्स हैं तो आप देखोगे कि मॉलिक्यूल्स जो हैं सॉलिड में ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, फास्ट ट्रैवलिंग देखने को मिल रही है, लिक्विड में थोड़ा टाइम लग रहा है, और गैस में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। समझ रहे हो ना? तो ये इसका स्टेटस आपको देखने को मिल गया कि मॉलिक्यूल कहाँ फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं, एनर्जी कहाँ, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एनर्जी कहाँ फास्ट ट्रैवल करने को देखने को मिल रही है। समझ गए ना? तो ये आपका एक रफ कॉन्सेप्ट था। फिर आते हैं हम एस वेव में। एस वेव को हम कहते हैं सेकेंडरी वेव कहते हैं। इसमें जो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे वेव्स टाइप में होता है। ठीक है, एंड इसमें जो प्रोसेस है वो लैग प्रोसेस होती है, लाइक स्लो मूवमेंट होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पी वेव्स मूव फास्टर एंड फर्स्ट टू रीच द एपी सेंटर। आप एपी सेंटर वर्ड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, कंपेरेटिवली टू सरफेस भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक है, इसको हम वाटर वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि वाटर भी तो ऐसे ही मूव करता है, वाटर का भी तो मूवमेंट ऐसे ही होता है, और इसी मूवमेंट को हम ट्रांसफर वेव्स भी कहते हैं। समझ गए? ये डायग्राम से आप समझ ही लेते हो। ये देखिए, ये ऐसे देख रहे हो आप, इसमें कैसा मूवमेंट लग रहा है, वाटर मूवमेंट ही तो लग रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, एस वेव्स। तो सेकेंडरी है, पार्टिकल इस तरीके से परपेंडिकुलर है, लैग प्रोसेस है, वाटर वेव्स एंड ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, पी वेव्स में आप देखेंगे कि मैंने आपको समझाई दिया था ऊपर रफली कि ये जो है ये इसको हम कंप्रेशन कह रहे हैं, ये कंप्रेशन हो रहा है बच्चा, और इसको हम क्या कह रहे हैं, एक्सपेंशन कह रहे हैं। ये आपकी वेवलेंथ डिटरमाइन कर रहा है, इसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कह रहे हैं। और एस वेव में जो है वाटर वेव्स की तरह मूवमेंट हो रहा है, ट्रांस वेव्स भी कहते हैं। एक लव वेव होता है जो कि मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स कहा जाता है। ठीक है, और आप देखेंगे कि वही है मैंने जो बताया कि एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड्स द वेव रीचिंग द सरफेस। ठीक है, अर्थक्वेक आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एंड एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। ठीक है, ये सब है, ये आपको जो मैं बता चुकी हूँ सब कुछ वही लिखा है कि द वेलोसिटी ऑफ वेव चेंजेस एज अ दे ट्रैवल थ्रू मटेरियल विद डिफरेंट डेंसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि मैंने बता दिया है, द डेंसर द मटेरियल द हाइयर द वेलोसिटी। समझ गए ना आप मेरी बात को? फिर पी वेव, एस वेव, प्राइमरी वेव को साउंड वेव्स कहते हैं। ये आप इसको रीड कर लेना अच्छे से तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जब आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी भूल गए ना, इसलिए दोबारा से बता रही हूँ। पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना है एज डिफेंस। ठीक है, आपको क्या ज्वाइन करना है, एज डिफेंस। पीडीएफ के लिए ये क्या है, अरे ये टेलीग्राम चैनल है ना, भूल जाते हो तुम भी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस ज्वाइन कर लेना। सारी अपडेटेड पीडीएफ सब कुछ आपको कहाँ पे कौन सा लेक्चर कितने बजे क्या मिलेगा, बाकी भी सारी इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें सब अपडेट यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और अच्छे से पढ़ना, अपना अच्छे से समझना, इसको रिवाइज करना, और साथ ही साथ में नोट्स बनाए होंगे तो वेल एंड गुड है, वरना पीडीएफ से फिर से रिवाइज करना। ठीक है, और लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और बताना ज़रा कमेंट करके लेक्चर कैसा लगा। और मैं बीच बीच में जो पोस्टती रहती हूँ ना उसको भी कमेंट करके जाना। समझ आई? चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अपना ध्यान रखा करो अच्छे से। ठीक है, तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, डन।